अमेरिका की कुछ कंपनियां आई हैं भारत में, बटाटा चिप्स बेचती है। बटाटा चिप्स माने आलू का चिप्स, पोटैटो चिप्स। एक पैकेट खरीदो 15 रुपए का आता है और उसमें आलू का चिप्स, पोटैटो चिप्स मात्र 15 ग्राम ही निकलता है। एक बार मैंने एक आलू के चिप्स का, पोटैटो चिप्स का पैकेट खरीदा, रफल्स नाम के ब्रांड नेम से बिकता, वो अमेरिकन कंपनी का है। जैसे ही उसको खोला तो उसमें आधे से ज्यादा हवा निकल जाती। पोटैटो चिप्स तो बहुत कम है, हवा उससे ज्यादा है। फिर मैंने खोल के उसको वजन कराया तो 15 ग्राम आलू का चिप्स निकला उसमें, और 15 रुपए का। मैंने तुरंत हिसाब जोड़ा कि अगर 15 रुपए का 15 ग्राम आलू का चिप्स है, इसका माने 1 किलो आलू का चिप्स 1000 रुपए का है। माने 1000 रुपए किलो पोटैटो चिप्स बेच रही है एक विदेशी कंपनी, जिसको आलू मिलता है इस देश में 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो। हमारा किसान आलू पैदा करे तो वो बेचता है 2 रुपए किलो, और परदेशी कंपनी उस आलू से चिप्स बनाए तो बेचती है 1000 रुपए किलो। आप सोचो लूट कितनी बड़ी हो रही है। और भारत देश के पढ़े लिखे इडियट क्लास के लोग वही आलू का चिप्स खा रहे हैं। उनके घर में उनकी अम्मा के हाथ का बनाया हुआ आलू का चिप्स है, लेकिन उनको पसंद नहीं आता क्योंकि अम्मा के हाथ का है, क्योंकि अम्मा भी पसंद नहीं आती अब तो उसके हाथ का आलू का चिप्स क्यों पसंद आएगा। वो विदेशी कंपनी का बनाया हुआ आलू का चिप्स खा रहे हैं और कह रहे हैं हम तो बहुत स्मार्ट हैं। कितने इडियट हैं, जरा इसका अंदाजा लो। एक परदेशी कंपनी आई है, वो पानी बेच रहे हैं, 15 रुपए लीटर की पानी की बोतल, एक्वाफिना। अब 15 रुपए लीटर का पानी बिकता है। मेरे गांव में गाय का दूध 10 रुपए लीटर का बिकता है। गाय का दूध 10 रुपए लीटर, पानी 15 रुपए लीटर। और वित्त मंत्री को पूछो क्या हो रहा है तो कहते हैं डेवलपमेंट हो रहा है देश में। पानी सस्ता है, दूध महंगा है, दूध सस्ता है, पानी महंगा, डेवलपमेंट हो रहा है। और उसको पूछो भाई ये एक्वाफिना कंपनी जो पानी बेच रही है, पानी कहां अमेरिका से लाती है? नहीं लाती, पानी हमारे ही भारत का है, हमको ही बेचती है और लूट कर मुनाफा अमेरिका लेके जा रहे हैं। पानी तो फोकट में मिलता है, बारिश होती है तो इंद्र देवता हमको पानी देते हैं, फोकट में देते हैं, उसका कोई खर्चा नहीं है। ये कंपनी उसको बोतल में भर के 15 रुपए लीटर में बेच लेती है। सोचो कितने 1000% मुनाफा। एक परदेशी कंपनी, विदेशी कंपनी टमाटर की चटनी बेच रही है, उसका नाम है मैगी। 200 रुपए किलो टमाटर की चटनी है और 2 रुपए किलो टमाटर मिलता है। आप हिसाब लगाओ कितने 1000% मुनाफा है। एक तो विदेशी कंपनी भारत में आके क्रीम बेच रही है, उस क्रीम का नाम है फेयर एंड लवली। लगाने वाले कितने मूर्ख हैं। मैं उनको पूछता हूं क्यों लगा रहे हो ये फेयर एंड लवली? कहते हैं इससे गोरापन आता है। अच्छा, फेयर एंड लवली लगा के सब गोरे होते तो अफ्रीका वाले अभी तक काले कैसे रहे? मैंने एक बार कुछ पढ़े लिखे इडियट क्लास के लोगों के लिए एक परीक्षण किया। एक भैंस को 4 साल फेयर एंड लवली लगाया, रगड़ रगड़ के लगाया, आज तक वो गोरी नहीं हुई, काली की काली है। फिर भी पढ़े लिखे इडियट्स को समझ में नहीं आता कि ये फेयर एंड लवली से कोई गोरा नहीं होता। जो गोरे हो जाते तो भैंस नहीं हो जाती। और ये फेयर एंड लवली का रेट क्या है? 25 ग्राम 40 रुपए की है, 50 ग्राम 80 रुपए की, 100 ग्राम 160 रुपए की, 1 किलो 1600 रुपए की। पढ़े लिखे इडियट लोग 1600 रुपए किलो फेयर एंड लवली चुपड़ते हैं चेहरे पे, 150 रुपए किलो गाय का घी नहीं खाते, 1600 रुपए किलो की क्रीम चुपड़ते, सोचते हैं हम बहुत स्मार्ट है। इडियट है कि स्मार्ट है, अभी ये तय करना बाकी। कुछ विदेशी कंपनियां टूथपेस्ट बेचती हैं, कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरेंस। 100 ग्राम टूथपेस्ट 27 रुपए का है, 1 किलो हो गया 270 रुपए का। अब पढ़े लिखे मूर्ख लोग क्या करते हैं? 270 रुपए किलो टूथपेस्ट खरीद के और मुंह में रगड़ते और वॉश बेसिन में थूकते। कैसे पागल लोग! 270 रुपए किलो की चीज रगड़ के थूक रहे हैं और 150 रुपए किलो गाय का घी रोटी पे लगा के खा रहे हैं। कहते हैं जी हम बहुत स्मार्ट है। मैं कहता हूं ज्यादा स्मार्ट बनो। पूछते क्या करें? मैं कहता हूं ये 270 रुपए किलो का इतना महंगा टूथपेस्ट है, इसको क्यों थूकते हो? यही रोटी पे लगा लगा के खाओ, गाय के घी से तो महंगा है। और अब तो विज्ञापन में आता है कि कोलगेट में कैल्शियम है, कोलगेट में फास्फोरस है, तो रोटी पे लगा के खाओ तो कैल्शियम शरीर को काम आएगा, फास्फोरस भी काम आएगा। सब्जी खाने की क्या जरूरत है, भाजी खाने की क्या जरूरत है? कोलगेट और रोटी मिला के खाओ, कोलगेट और चावल मिला के खाओ, क्योंकि कैल्शियम फास्फोरस। ऐसी लूटमार हो रही है इस देश में। कोई कहानी इस देश की कहो, लिमिट नहीं है, इतने लूट रहे। और ये लूटखोरी में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग शामिल हैं। एक विदेशी कंपनी आई है पेप्सी कोला, दूसरी है कोका कोला। वो पानी की बोतल बेच बेच के लूट रहे हैं इस देश को। 10 रुपए की बोतल बेचते हैं जो 70 पैसे में बनती है। विज्ञापन का खर्च 30 पैसे आता है, टैक्स 1 रुपए जाता है, 1 रुपए दुकानदार को मिलता है, माने कुल 3 रुपए खर्चा कंपनी का होता है। बोतल 10 रुपए में बेचते हैं।
और पीने वाले उसको खरीदते हैं और 7 रुपए मुनाफा एक बोतल पे उनको होता है। हर साल 700 करोड़ बोतल बेचते हैं और 5000 करोड़ लूट के ले जाते हैं इस देश में। और जो भी ये पेप्सी कोका कोला पीते हैं उनको मैं पूछता हूं भाई क्यों पी रहे हो, 5000 करोड़ रुपए देश का नुकसान हो रहा है। तो कहते हैं हम इसलिए पीते हैं कि आमिर खान बोलता है ठंडा मतलब कोका कोला। आमिर खान तो इसलिए बोलता है कि उसको बोलने का पैसा मिलता है। आमिर खान को ठंडा मतलब कोका कोला ये बोलने का 3 करोड़ मिलता है। और आमिर खान खुद कहता है कि मुझे पैसा मिले तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं। पैसे के लिए ये सिनेमा में नाच गाना करने वाले लोग क्या क्या करते हैं, मैं एक उदाहरण देता हूं। अमिताभ बच्चन जो अभी बहुत भयंकर रूप से बीमार है, थोड़े दिन पहले तक ये कैडबरीज चॉकलेट का विज्ञापन करता था। कैडबरीज एक विदेशी कंपनी है, उसके चॉकलेट में कीड़े मिलते हैं, कीड़े निकलते हैं। बार बार ऐसा हुआ है, कई बार उसके ऊपर केस चले, लेकिन हर बार वो कंपनी अमिताभ बच्चन को पैसा देके बुलवाती है कि कैडबरीज चॉकलेट बहुत अच्छा है। तो अमिताभ बच्चन विज्ञापन में क्या बोलता था, अभी बीमार होने के पहले तक, एक छोटी बच्ची आती है उसको बोलता देखो मैं 63 बरस से कैडबरीज चॉकलेट खाता हूं, तुम भी खाओ, माने ये एकदम अच्छी है, सुरक्षित है। मैंने एक दिन सोचा ये अमिताभ बच्चन क्या बोल रहा है, 63 बरस से कैडबरीज चॉकलेट खाता है और अमिताभ बच्चन का कुल उम्र 63 बरस है और 63 बरस से कैडबरीज चॉकलेट खा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जिस दिन उसका जन्म हुआ उसकी अम्मा ने सीधे उसके मुंह में कैडबरीज का चॉकलेट खींच दिया। उसकी अम्मा ने दूध नहीं पिलाया, सीधे कैडबरीज चॉकलेट खिलाया और यही परिणाम हुआ कि अमिताभ बच्चन इतना गंभीर बीमार हुआ। जो अम्मा का दूध पिया होता तो ये बीमारी क्यों आती। पैदा होते ही कैडबरीज चॉकलेट खाया तो ऑपरेशन करना पड़ा, आंतें काट के निकालनी पड़ी है उसकी। आपको मालूम है अमिताभ बच्चन का क्या ऑपरेशन हुआ है, डाइवर्टिकुलाइटिस। इसमें क्या होता है, आंत को काट के निकालना पड़ता है, अंतड़ियों को काट के, इंटेस्टाइन को काट के निकालना पड़ता है क्योंकि वो सड़ जाती है। वही हुआ है उसको। तो आप सोचो ये विज्ञापन करने वाले आमिर खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, ये तो ऐसे हैं पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। आपने देखा ये पैसे के लिए क्या क्या करते हैं, पैसे के लिए ये डांस करते हैं, ज्यादा पैसा मिलो तो शर्ट उतार के डांस करते हैं। वो देखा सलमान खान हमेशा डांस करता है, टी शर्ट उतार देता है। एक बार हमने उसको पूछा भाई तुम ये शर्ट उतार के डांस क्यों करते हो, तुमको कुछ खाज हो गई है, खुजली हो गई है, कुछ त्वचा रोग हो गया है, कुछ स्किन डिसीज हो गई है, क्यों बार बार शर्ट उतारते। तो कहता मुझे शर्ट उतारने का पैसा मिलता है। कितना, 70 लाख। तो मैंने कहा भाई 70 लाख मिलता है तो शर्ट उतारते हो, 1 करोड़ मिलेगा फिर क्या उतारोगे। पैंट उतारेगा, 2 करोड़ मिलेगा तो कुछ भी उतारेगा, उसको कोई शर्म नहीं है, उसको पैसा चाहिए। ये सिनेमा में नाच गाना करने वाले पैसे के लिए विज्ञापन करते हैं और भारत के पढ़े लिखे मूर्ख लोग ये विज्ञापन देखकर विदेशी चीजें खरीदते हैं और सोचते हैं कि इसमें क्वालिटी है। वास्तव में क्वालिटी नहीं है, क्योंकि जिन वस्तुओं का विज्ञापन होता है उनमें क्वालिटी नहीं होती और जिन वस्तुओं में क्वालिटी होती है उनका विज्ञापन नहीं होता। आपने कभी टीवी चैनल पर गन्ने के रस का विज्ञापन देखा, नींबू की शिकंजी का विज्ञापन देखा, संतरे के रस का, मौसमी के रस का विज्ञापन देखा? नहीं, क्योंकि इन सभी में क्वालिटी है। पेप्सी कोक का भयंकर विज्ञापन है क्योंकि क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी क्यों नहीं है, क्योंकि पेप्सी कोक बनता है जिस केमिकल से, वो केमिकल बहुत खराब है। पेप्सी कोक बनाया जाता है 14 केमिकल से, उसमें से पहला केमिकल है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड से दुनिया में 2 ही चीजें बनती हैं, एक तो पेप्सी कोका कोला बनता है, दूसरा टॉयलेट क्लीनर फिनाइल बनता है, हार्पिक। आपने देखा विज्ञापन आता है हार्पिक बेस्ट क्वालिटी टॉयलेट क्लीनर, एकदम झकाझक संडास को साफ करता है हार्पिक, क्योंकि हार्पिक में फास्फोरिक एसिड है। वही फास्फोरिक एसिड पेप्सी कोक में भी मिलाया जाता है। जिस दिन मुझे यह पता चला कि हार्पिक और पेप्सी दोनों की क्वालिटी बराबर है, उस दिन मैंने मेरे घर में पेप्सी से संडास साफ करके देखा, बहुत अच्छा साफ हुआ। मैंने एक बार क्या किया, मेरे घर में 30 दिन 1 महीने टॉयलेट साफ नहीं किया, वो बहुत गंदा 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 हो गया। फिर मैं 1 बोतल पेप्सी खरीद के लाया, टॉयलेट पॉट पे स्प्रे किया, 2 मिनट के बाद पानी से धोया तो झकाझक सफेद, व्हाइट एंड व्हाइट। उस दिन से मैंने विज्ञापन करना शुरू किया, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। अब मुझे बहुत दुख होता है कि पढ़े लिखे इडियट लोग इस टॉयलेट क्लीनर को पीते रहते हैं और अकेले नहीं पीते, घर में आने वाले अतिथि को भी पिलाते रहते हैं। एक तरफ कहते हैं अतिथि देवता होता है, उसी को संडास साफ करने का पानी पिलाते हैं, और अतिथि भी इतने मूर्ख हैं कि घर में घुसते ही कहते हैं ठंडा लाओ, मैंने टॉयलेट क्लीनर पिलाओ हमको। और कहीं कहीं मैंने देखा ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को अगर ये पेप्सी को फोकट में मिले तो 20-20 बाटली घटक लेते हैं। फोकट में मिल रहा है तो क्या, संडास साफ करने का फिक्र होती है। ये हिंदुस्तान पढ़े लिखे लोगों ने बिगाड़ दिया है। मैं आपको पूरी गंभीरता से कह रहा हूं, मैंने मेरी जिंदगी में आज तक बिना पढ़े लिखे नागरिक को पेप्सी पीते नहीं देखा। जो व्यक्ति अनएजुकेटेड है, स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, वो हाईली इंटेलिजेंट है,
वो गन्ने का रस पीता है, संतरे का रस पीता है, मौसमी का रस पीता है, नींबू की शिकंजी, नारियल का पानी, कुछ नहीं मिलेगा, शुद्ध पानी पीता है। लेकिन पढ़ा लिखा इडियट क्लास पेप्सी पीता है, कोक पीता है, थम्स अप पीता है और दूसरों को भी पिलाता है। फोकट में मिले तो बाटली पे बाटली गटक जाता है। परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है पेप्सी, कोक, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा, मिरिंडा, ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इनके दुष्परिणाम बहुत भयंकर है। अब मैं आपको एक गंभीर बात बताता हूं। भारत देश में हम लोगों ने पेप्सी कोका कोला कंपनी के खिलाफ दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में एक केस करवाया। पहले हमने हाई कोर्ट राजस्थान में किया, बाद में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में किया। उस मुकदमे में हमने पेप्सी कोका कोला कंपनी को यह कहा कि आप सिद्ध करो कि आपका ये जो पानी है ये सॉफ्ट ड्रिंक है, इसमें ऐसे कौन से केमिकल हैं जो इसको सॉफ्ट बनाते हैं। तो ये मुकदमा चला, कंपनी उसमें हार गई, हम जीत गए। क्यों हार गई? क्योंकि भारत सरकार ने पेप्सी कोका कोला का जो सॉफ्ट ड्रिंक है, जिसको वो कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, उसको जांच करने के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा। भारत की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है मैसूर में, उसका नाम है CFTRI। उस प्रयोगशाला में पेप्सी कोका कोला की जांच की गई। जांच करने से पता चला कि पेप्सी कोका कोला में जहर मिलाया हुआ है। और वो जहर क्या है? पेप्सी कोका कोला में 1, 2 नहीं 14 जहर मिलाए हुए हैं। एक जहर है, उसका नाम है DDT। DDT आप समझते हैं मच्छर मारने के काम आता है, मॉस्किटो रिपेलेंट। दूसरा जहर उसमें मिलाया हुआ है, उसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड माने गैमेक्सिन पाउडर, अर्थात कछुआ छाप मच्छर अगरबत्ती, इसी से बनती है बेंजीन हेक्साक्लोराइड से। वो पेप्सी कोक में मिलाते हैं। फिर तीसरे केमिकल उसमें डालते हैं, उसका नाम है मेलाथियान। फिर एक केमिकल डालते हैं एंडोसल्फान। फिर एक केमिकल डालते हैं उसमें क्लोरोपाइरीफॉस। ऐसे 14 खतरनाक केमिकल मिलाकर पेप्सी कोक बनता है। जब ये कंपनी का पेप्सी कोका कोला का केमिकल एनालिसिस मैसूर CFTRI लेबोरेटरी ने किया और ये रिपोर्ट आया, तो ये भारत के काफी अखबारों में छपा, टीवी चैनलों पर भी ये आया, काफी इस पर चर्चा भी हुई। उसी समय मेरे घर में एक समस्या हुई थी, मैं उसकी कहानी सुनाता हूँ। मेरे माता पिता दोनों किसान हैं और खेती करते हैं। उत्तर भारत में अलीगढ़ जिले में हमारा गांव है। हमारे घर में कपास की खेती बहुत होती है। तो उसी समय जब ये कहानी चल रही थी पेप्सी कोका कोला की, हमारे घर की कपास की खेती पर भयंकर कीड़े आ गए, पेस्ट आ गए, इंसेक्ट आ गए। तो मेरे पिताजी बहुत परेशान थे। उन्होंने मुझे एक दिन फोन पे पूछा कि क्या करना है, कपास की खेती बर्बाद हो रही है, इतने सारे कीड़े आ गए हैं, जंतु आ गए हैं, इसको मारना है। और हमने सब प्रयास करके देख लिया, DDT स्प्रे किया, नहीं मर रहे हैं, मेलाथियान स्प्रे किया, नहीं मरे, बेंजीन हेक्साक्लोराइड स्प्रे करने से नहीं मरे, अब क्या करना? तो मैंने मेरे पिताजी से कहा कि आपने पेप्सी कोक स्प्रे किया? कहते हैं क्यों? मैंने कहा ये 14 केमिकल उसमें एक साथ मिले हुए हैं, आप स्प्रे करो तो सब कीड़े मरेंगे। तो पहले उनको लगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, फिर बाद में मैंने कहा नहीं, मैं गंभीरता से कह रहा हूं, आप करके देखो। तो मेरे पिताजी ने खेत पर पेप्सी कोक स्प्रे कराया और 24 घंटे में सारे कीड़े मर गए। फिर हमने क्या किया, आज तक टीवी चैनल जो दिल्ली से चलता है उसके एक रिपोर्टर को हमारे गांव में बुलाया और ये पूरा उसको दिखाया। उसने उसकी फिल्म शूटिंग किया, फिर टीवी चैनल पर ये दिखाया और ये देखकर भारत के हजारों किसानों ने खेत में पेप्सी कोक स्प्रे किया और सबके कीड़े मरे। आप सोचो इतना खतरनाक है पेप्सी कोका कोला कि खेत में स्प्रे कर दो तो कीड़े मर जाएं, आप उसे गटागट पी रहे हो तो क्या होने वाला है। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि पेप्सी कोका कोला की रोज एक बोतल कोई व्यक्ति 7 साल लगातार पीता रहे तो उसको अंतड़ियों का कैंसर हो जाएगा। और इसी अंतड़ियों के कैंसर को डायवर्टिकुलाइटिस कहते हैं। यही अमिताभ बच्चन को हुआ है, जिसमें उसके पेट की आंत को काट के निकालना पड़े। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं किसी छोटे बच्चे को रोज एक बोतल पेप्सी पिलाओ, 3 साल में पैरालिसिस हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कोई गर्भवती मां को अगर 2 बोतल भी कोका कोला पिला दिया तो गर्भ में पलने वाले शिशु को विकलांगता आ जाएगी। पैरालिसिस गर्भ में पलने वाले शिशु को हो सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक इंजेक्शन भर के कोका कोला या पेप्सी कोला किसी को लगा दो तो उसको हार्ट अटैक आ सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि आंख में 2-2 बूंद पेप्सी कोका कोला डाल दो तो जीवन भर के लिए आंखों की रोशनी चली जाएगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि आपका कोई दांत अगर टूटा हुआ पेप्सी की बोतल में डाल दो तो दांत गल जाएगा। दांत इतनी मजबूत चीज है कि कभी गलती नहीं है। कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसका हम अंतिम संस्कार करते हैं तो पूरा शरीर जल जाता है, दांत नहीं किसी के जलते। अगर मुस्लिम पद्धति से किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार करें, 10 साल के बाद खड्डा खोद के निकालें तो दांत निकल आते हैं, बाकी कुछ नहीं निकलता। वो दांत इतने मजबूत हैं लेकिन पेप्सी कोक की बोतल में डाल दो तो गल जाते हैं। इतना खतरनाक है ये पेप्सी कोक। और उसे भारत के पढ़े लिखे इडियट पी रहे हैं और पैसा अमेरिका को दे रहे हैं। अमेरिका वो पैसा पाकिस्तान को दे रहा है, पाकिस्तान वो पैसा आतंकवादियों को दे रहा है, आतंकवादी उस पैसे से बम बना रहे हैं और भारत देश में मार रहे हैं। और पेप्सी पीने वाले पेप्सी पी रहे हैं और भारत माता की जय भी बोल रहे हैं।
काम भारत माता के पराजय का कर रहे हैं, बोल रहे हैं भारत माता की जय। ऐसा दुष्चक्र हमारे देश में चल रहा है। जब ये दुष्चक्र बहुत ज्यादा तकलीफ दे गया तो हमने केस किया। केस में हम जीत गए, कंपनी हार गई। फिर हमने भारत सरकार को कहा कि इस कंपनी का लाइसेंस रद्द करो, तो सरकार ने कहा कि हम लाइसेंस रद्द नहीं कर सकते। क्यों? तो वो बोलते हैं कि हमने अमेरिका के साथ एक समझौता किया है। उस समझौते में भारत की सरकार ने अमेरिका से कर्ज लिया है। कर्ज लेने के लिए पेप्सी और कोका कोला को भारत में लाइसेंस दिया है। जब तक ये कर्ज हम वापस नहीं करेंगे तब तक लाइसेंस रद्द नहीं होगा। फिर हम लोग राष्ट्रपति को मिले और राष्ट्रपति को कहा कि आपको विशेष अधिकार है लाइसेंस रद्द करने का, सरकार तो नहीं करती, आप लाइसेंस रद्द करो पेप्सी कोक का। तो राष्ट्रपति ने कहा मैं भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति कभी कुछ नहीं कर सकता। वो तो रबर का सिक्का होता है, मोहर होती है, प्रधानमंत्री जहां ठोक दे वहीं लग जाती है। आपको मालूम है राष्ट्रपति कितना असहाय होता है। अभी बिहार की असेंबली को भंग करने का आदेश दिया गया, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को रात 12 बजे मास्को में सोते हुए उठाया और उस आदेश पर हस्ताक्षर करा लिए। राष्ट्रपति की ताकत नहीं थी मना करने की, जबकि वो जानते थे ये गलत है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत सिद्ध किया। राष्ट्रपति के पास कहने के लिए कोई मुंह नहीं है कि मैंने कैसे उस पर हस्ताक्षर किया। भारत का राष्ट्रपति तो एकदम विकलांग होता है, असहाय होता है, वो सिर्फ शो पीस होता है। हमारे भारत के राष्ट्रपति के कई भाषण मैंने सुने हैं, उनको मैं ईमेल पर पत्र भी लिखता हूं, वो जवाब भी देते हैं। हर बार वो ये कहते हैं कि सन 2020 में भारत को महान बनाना है, औद्योगिक देश बनाना है, श्रीमंत देश बनाना है। तो मैंने उनसे कहा कि आपको ये कहते कहते 3-4 साल हो गया, आपने किया क्या इसके लिए? अगर आप इस दिशा में कि भारत को महान देश बनाना है, श्रीमंत बनाना है, पिछले 3 साल में कोई एक काम किया हो तो बताइए आप। सिर्फ बोलते रहने से तो भारत महान नहीं हो जाएगा, सिर्फ बोलते रहने से तो भारत श्रीमंत देश नहीं हो जाएगा। जिन नेताओं के नीचे आप रह के काम करते हैं या जिन नेताओं के ऊपर आप रह के काम करते हैं, वो तो इतने महाभ्रष्ट हैं कि भारत को खड्डे में ले जाके गिराना है, इस पे लगे हुए हैं। और आप रोज भाषण देते हैं कि भारत को महान बनाना है, 2020 में औद्योगिक देश बनाना है। तो ये कैसे होने वाला है? कहते रहने से तो नहीं होने वाला, कुछ करना पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रपति की मुश्किल है कि वो कुछ नहीं कर सकता इस देश में। तभी एक दिन मैंने उनको ईमेल किया कि आप तो कुछ कर नहीं सकते, तो मैं क्या करूं एक साधारण आदमी की हैसियत से। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर उत्तर लिखा मुझे। उन्होंने कहा, यू शुड वॉक 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 एंड टॉक 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 टू द ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री। माने तुम भारत के गांव गांव में जाओ और लोगों को ये पूरी कहानी सुनाओ। लोग अगर इसको सुन लेंगे तो फिर कुछ करने लगेंगे तो भारत महान हो जाएगा, मेरे कहने से नहीं होगा। और जब मैं समझ गया कि उनकी विकलांगता और असहायता इतनी है कि वो कुछ नहीं कर सकते, तब मैंने सोचा चलो मैं इतना तो करूं कि गांव गांव में जाऊं, लोगों को भारत की कथा सुनाऊं और लोग ये कथा सुनकर कम से कम कुछ करें अपने जीवन में। तो इतना तो करें कि पेप्सी कोक पीना बंद कर दें, विदेशी कंपनियों की वस्तुएं खरीदना बंद कर दें। और अगर इतना भी लोगों ने किया तो इससे देश को हर साल 1 लाख करोड़ रुपए बच जाएगा और 20 साल में यह देश फिर सोने की चिड़िया हो जाए। तो मैं आपके नगर में यही कहने आया हूं कि आप इस देश को बचाने के लिए कुछ करिए। राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकते, सरकार कुछ नहीं कर सकती। आप चाहें तो ये देश को बचा सकते हैं। आप क्या करें, जितनी विदेशी कंपनियों को सरकारें बुला रही हैं और उनको लूट का लाइसेंस दे रही हैं, उन कोई भी कंपनी का सामान आप मत खरीदिए, क्योंकि विदेशी कंपनी यहां आ रही है अपना माल बेचने के लिए। हम भारतवासी उस माल को खरीदेंगे नहीं तो वो भाग जाने वाले हैं। गांधी जी ने यही समझाया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाना है तो उसका सामान खरीदना बंद करो। लोकमान्य तिलक ने यह कहा कि अगर अंग्रेजों को भगाना है तो अंग्रेजी कपड़े पहनना बंद करो। तो भारत के लोगों ने किया और अंग्रेजों को भारत से जाना पड़ा। तो अगर अंग्रेजी माल का बहिष्कार करके हमने आजादी पाई है तो विदेशी माल का फिर बहिष्कार करो तो आजादी बच पाएगी। मैं यही आपसे कह रहा हूं। सरकार ने तो उदारीकरण, वैश्वीकरण के नाम पर लूट की खुली छूट दे दी है विदेशी कंपनियों को। आप भारतीय नागरिक एक संकल्प करो कि हम कोई विदेशी माल खरीदेंगे नहीं, तो ये लूट बंद हो जाएगी और भारत देश फिर से स्वतंत्र हो जाएगा और समृद्धशाली भी हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कहां से शुरू करें? यहीं से शुरू करो, पेप्सी कोका कोला पीना बंद करो। और आप बंद करो तो आपके परिवार वालों को कहो वो भी ना पिए, आपके पड़ोसियों को कहो वो भी ना पिए। धीरे धीरे पूरे बोलांगीर में पेप्सी कोक बिकना बंद हो जाए। फिर 1 जिले में हुआ तो 2 जिले में हो जाए, 2 जिले से 10 जिले में हो जाए और धीरे धीरे संपूर्ण उड़ीसा में हो जाए, फिर पूरे भारत में हो जाए। तो हर साल इस देश का हजारों करोड़ रुपए बच जाए। फिर आप बोलोगे अच्छा ठीक है हम पेप्सी कोक ना पिए तो क्या पिए? आप नारियल का पानी पियो, संतरे का रस पियो, मौसम्बी का रस पियो, गन्ने का रस पियो, दही की लस्सी पियो, गाय का दूध पियो। कुछ नहीं मिलता तो शुद्ध पानी पियो।
मैंने एक दिन हिसाब लगाया, जितने रुपए का हम पेप्सी कोक पीते हैं उतने ही रुपए का गन्ने का रस भी है, संतरे का रस भी है। तो भारत के 10 साल में सभी किसान करोड़पति हो जाएंगे, मात्र 10 साल। अगर भारतवासी विदेशी पेप्सी कोक बंद कर दें पीना और स्वदेशी गन्ने का रस, संतरे का रस, मौसमी का रस पीने लगे, तो जितने रुपए का पेप्सी कोक बिकता है साल में, इतने ही रुपए का गन्ने का रस, मौसमी का रस बिके साल में। तो 10 साल में हर किसान करोड़पति हो जाएगा। माने हम भारत में क्रांति कर सकते हैं। जो इतनी गरीबी की हालत में आज किसान है, इनको अमीर बना सकते हैं, श्रीमंत बना सकते हैं। पेप्सी कोक पीना बंद करें और थम्स अप, लिम्का, सिट्रा पीना बंद करें, दूसरे दें तो भी ना पिए। और आप अगर यहां से शुरू करें अपने जीवन को, तो आगे धीरे धीरे चलता चला जाएगा। आज आपने पेप्सी कोक पीना बंद किया, कल आप सोचें कि हम विदेशी टूथपेस्ट भी ना खरीदें, कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरेंस। और क्यों ना खरीदें? क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। मैंने आपको बताया, वो बात हमेशा याद रखिए, जिन वस्तुओं का विज्ञापन होता है उनकी क्वालिटी नहीं होती, और जिन वस्तुओं में क्वालिटी होती है उनका विज्ञापन नहीं होता। कॉलगेट क्लोजअप में बहुत विज्ञापन है क्योंकि क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी क्यों नहीं है? क्योंकि कॉलगेट क्लोजअप बनता है मरे हुए जानवरों के हड्डियों के चूरे से, बोन पाउडर से। एक बार हमने कॉलगेट क्लोजअप कंपनी के अधिकारियों को एक पत्र भेजा और कहा कि आप विज्ञापन में बोलते हो कि कॉलगेट में कैल्शियम है, फास्फोरस है, टूथपेस्ट में कैल्शियम फास्फोरस कहां से आता है? तो वो कहते हैं कि जो वस्तु से हम टूथपेस्ट बनाते हैं उसमें कैल्शियम फास्फोरस है। अब वो वस्तु क्या है? तो उनका मरे हुए जानवरों की हड्डियां, हड्डियों में बहुत कैल्शियम फास्फोरस होता है। फिर मैंने पूछा वो कौन से जानवरों की हड्डियां हैं? तो उन्होंने कहा सूअर की हड्डियां, पिग्स की, गाय की हड्डियां, भैंस की हड्डियां, बकरी, बकरा, इन सब की हड्डियां, इनमें कैल्शियम फास्फोरस है। मैं पूछा कहां से लाते हैं हड्डियां? तो कहते हैं भारत में 3600 कत्ल खाने चलते हैं, हर साल 4.5 करोड़ पशु कटते हैं, उनका मांस बाजार में बिक जाता है, हड्डियां कोई खरीदता नहीं तो हम ले लेते हैं, उन्हीं हड्डियों को धूप में सुखाते हैं, पाउडर बना के मशीन में डालकर उससे टूथपेस्ट बनाते हैं। और भारत के पढ़े लिखे शाकाहारी नागरिक रोज सवेरे सवेरे ये हड्डियों का चूरा मुंह में लगाते हैं और भगवान को पूजा करके आते हैं। कुछ नागरिक मैंने ऐसे देखे हैं जो उपवास करते हैं, लेकिन सवेरे सवेरे हड्डियों की चूरी घिस के उपवास करते हैं। 10-10 दिन उपवास करते हैं बिना पानी का, लेकिन सवेरे सवेरे हड्डियों का पाउडर घिस लेते हैं। और किसी किसी को मैं पूछता हूं भाई कॉलगेट क्यों करते हो? तो कहते हैं इसमें झाग बहुत बनता है। तो झाग तो शैम्पू में भी बनता है, झाग तो शेविंग क्रीम में भी बनता है। शेविंग क्रीम में तो सबसे ज्यादा बनता है। शेविंग क्रीम ही लगा लिया करो दांतों पे, शैम्पू रगड़ लिया करो दांतों में, क्योंकि बहुत तेज बनता है, बहुत झाग बनता है। इतने मूर्ख लोग हैं इस देश में जिनको समझता नहीं है कि झाग बनता है तो वो क्वालिटी नहीं है, खतरा। क्योंकि झाग बनाने के लिए कॉलगेट क्लोजअप में केमिकल डाला जाता है, सोडियम लॉरेल सल्फेट, और वो कैंसर करता है। दुनिया के सारे देशों में, अमेरिका और यूरोप के देशों में डॉक्टर लोग कहते हैं मरीजों से कि टूथपेस्ट वो खरीदो जिसमें झाग ना बने, माने सोडियम लॉरेल सल्फेट से मुक्त हो। और भारत में इसका ठीक उल्टा हो रहा है। और यूरोप और अमेरिका में जो टूथपेस्ट को झाग बनता है, उस टूथपेस्ट के डब्बे पे स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखी रहती है, चेतावनी, वैधानिक चेतावनी, टूथपेस्ट आर इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसी चेतावनी लिखी रहती है। हम मालूम ही नहीं है भारतवासियों को कि कितना खतरा है टूथपेस्ट का। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप ये पेस्ट मत करो, नहीं तो कैंसर की शक्यता है, कैंसर होगा आपको। मुंह का कैंसर हो सकता है, जीभ का कैंसर हो सकता है, गले का कैंसर हो सकता है। फिर आप बोलेंगे दांत कैसे साफ करें? दांत साफ करना है तो दातुन करो ना, नीम का दातुन, बबूल का दातुन, करंजी का दातुन, कीकर का दातुन। दातुन नहीं मिले तो दंतमंजन करो, लाल दंतमंजन, काला दंतमंजन, वीको वज्रदंती, कोई भी दंतमंजन। दंतमंजन घर में बना लो, बाजार से खरीदने की भी जरूरत नहीं। थोड़ी हल्दी ले लो, थोड़ा नमक ले लो, दोनों को मिलाओ, उसमें थोड़ा नींबू का रस मिला के दांत पे घिसो, बहुत अच्छा दंतमंजन। कोई गांव ऐसा नहीं जहां दंतमंजन ना मिले, तो दंतमंजन करो, वो अच्छा है। दांत भी बचेंगे, पैसे भी बचेंगे, और देश का धर्म भी बचेगा। ऐसे एक तीसरा निवेदन है कि जितनी विदेशी शेविंग क्रीम है, पामोलिव, ओल्ड स्पाइस, रेसमिक, शेल्टन, डिटॉल, इनका भी प्रयोग मत करो। तो आप बोलोगे शेविंग क्रीम का प्रयोग ना करें तो शेव कैसे बनाएं? शेव बनाने का एक नया तरीका बताता हूं। थोड़ा गर्म पानी ले लो, गर्म पानी से चेहरे की मालिश करो, फिर थोड़ा दूध ले लो, दूध को चेहरे में रगड़ो, 2-3 मिनट के बाद रेजर चलाओ, बहुत क्लीन शेव होती है। मैं 6 साल से कर रहा हूं और इसके 4 लाभ हैं। सबसे बड़ा लाभ है कि दूध लगाओगे तो चेहरे की त्वचा एकदम नरम हो जाती है, सॉफ्ट। तो रेजर बहुत आसानी से चलता है, तो ब्लेड की जिंदगी बढ़ जाती है। पहले मैं शेविंग क्रीम से शेव करता था तो एक ब्लेड से मुश्किल से 2-3 बार शेव होती थी। अब दूध लगा के करता हूं तो 10 बार होती है, ब्लेड का खर्चा बचा। दूसरा लाभ यह है कि दूध लगाओ चेहरे पे तो सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। दूध जो है ना, बेस्ट क्वालिटी क्लींजिंग एजेंट है। तो चेहरे में रोज दूध लगाओगे, गंदगी निकल जाएगी, गंदगी निकलेगी तो चेहरा एकदम स्वच्छ और साफ हो जाएगा, आप सब स्मार्ट हो जाएंगे। फोकट में स्मार्ट बनने का फॉर्मूला बता रहा हूं। दूध से दाढ़ी बनाओ, मिल्क शेविंग करो। फिर आप बोलोगे जी दूध नहीं है तो दही से बना लो, दही से भी दाढ़ी बनती है।
थोड़ा दही लगाओ, रगड़ लगो और रेजा चलाओ, बहुत अच्छी दाढ़ी बनती है। दही से जब मट्ठा बनाते हैं, छाछ बनाते हैं तो क्रीम निकलता है, वो क्रीम से दाढ़ी बनाओ तो सुपर बेस्ट क्वालिटी शेव होती है। तो दूध से दही से दाढ़ी बनाना शुरू करो, तो परिणाम क्या होगा, दूध दही की बिक्री बढ़ेगी, तो मुनाफा सब किसानों के पास जाएगा और किसान अमीर हो जाएंगे इस देश में। ऐसे ही स्नान करने के लिए विदेशी साबुन मत खरीदो, लक्स, लाइफ बॉय, लिटिल रेक्सोना, पियर्स, ये सब विदेशी है। साबुन ही खरीदना है तो स्वदेशी खरीदो, निर्मा, नीमा, मैसूर, संदल, चंद्रिका, मेडिमिक्स, कुटीर, मार्गो, ये सब स्वदेशी है। और आप चाहो तो बिना साबुन के नहाओ। आपको मालूम है भारत देश में एक बहुत बड़ा त्योहार आता है महाशिवरात्रि का, उसमें शंकर भगवान को स्नान कराते हैं। किससे? साबुन से। शंकर जी जॉनसन एंड जॉनसन से नहाते हैं, देखा है कभी? या लक्स लगाते हैं, मालूम? सारे लोग भगवान जी को नहलाते हैं दूध से और खुद नहाते हैं साबुन से। कितने मूर्ख हैं, भगवान जी को दूध से नहलाते हैं, खुद साबुन लगाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले कर्नाटक में हासन जिले में एक बहुत बड़ा जैन तीर्थ स्थान है श्रवणबेलगोला, वहां पर महामस्तिका अभिषेक हुआ और दूध से, और जितने जैनियों ने महामस्तिका अभिषेक दूध से किया वो खुद साबुन से रगड़ रगड़ के नहाते हैं। ऐसे मूर्ख लोग। आप भगवान जी दूध से नहाते हैं तो आप भी नहाओ। और भारत में एक कहावत है, दूधो नहाओ पूतो फलो। कभी भी ये नहीं कहता कोई साबुन नहाओ और पूतो फलो, दूध से नहाओ तो पूतो फलो। तो दूध से नहाना शुरू करो। आप कहोगे जी दूध बहुत महंगा है, बहुत सस्ता है, 20 रुपए लीटर में दूध आता है, 150 रुपए किलो साबुन है। साबुन 15 रुपए का 100 ग्राम है, 150 रुपए किलो। दूध है 20 रुपए किलो, तो दूध साबुन से सस्ता है, क्वालिटी में अच्छा है। दूध से स्नान करो तो गंदगी निकलती है और त्वचा को कभी कोई रोग नहीं आता। तो दूध का स्नान देश की अर्थव्यवस्था को बदलता है, आपके शरीर को भी सुरक्षित रखता है। और आपको मैं एक जानकारी देता हूं, 5 स्टार जितने भी ब्यूटी पार्लर्स हैं दुनिया में, सभी जगह मिल्क से ही क्लींजिंग होता है, त्वचा की सफाई दूध से ही होती है। इसके अलावा कोई चीज नहीं है पूरी दुनिया। तो आप भी दूध से नहाइए। दूध से नहीं नहा सकते तो दूध में चने का आटा मिला के नहाइए, माने बेसन मिलाइए, उसका पेस्ट बनाइए, उसको रगड़ के नहाइए। मुल्तानी मिट्टी आती है, उसको दूध में मिलाइए, उसका पेस्ट बनाकर नहाइए। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं हमारे घर में, साबुन की जरूरत नहीं। जितना बन पड़े विदेशी वस्तुओं से दूर रहिए। विदेशी कॉस्मेटिक्स का भी मत खरीदिए। फेयर एंड लवली, क्लियर सिल्क, क्लियर टोन, रेसमी, किमामी, पॉन्ड्स, और मैंने आपसे बताया कोई क्रीम ऐसी नहीं है जो काले को गोरा बनाए, ये सब मूर्ख बनाते हैं। हमने फेयर एंड लवली क्रीम के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में एक मुकदमा किया है। मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ पढ़ाई करता था इंजीनियरिंग में, वो एकदम चिक्कट काला है, मद्रासी है, तमिल है, और इतना काला है जैसे उल्टा तवा होता है ना जिसमें रोटी बनाए, उसको उल्टा कर दो, इतना काला है। और 20 साल से फेयर एंड लवली लगाता है, अभी तक गोरा हुआ नहीं। तो उसकी तरफ से हमने मुकदमा लगाया है कोर्ट में। अब मजा क्या आया कि जिस जज की अदालत में केस आया वो जज कहता है यार मेरे घर में भी यही समस्या है। तो उसने ऑर्डर दे दिया। अब उसके ऑर्डर से हुआ यह है कि तमिलनाडु में फेयर एंड लवली बिकना बंद हो गया, लेकिन उड़ीसा में बिक रहा है। और जो फेयर एंड लवली तमिलनाडु में काम नहीं कर रहा वो उड़ीसा में कैसे करेगा? इसलिए आप ये फेयर एंड लवली बंद करो। फिर आप बोलोगे क्या लगाएं? कुछ मत लगाओ, आप जैसे हो बहुत अच्छे हो। आप बोलोगे जी क्रीम लगाने से स्मार्टनेस आती है। स्मार्टनेस क्रीम पाउडर से नहीं आती, स्मार्टनेस गुण, कर्म और स्वभाव से आती है। आपके गुण अच्छे हैं, कर्म अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, आप बहुत स्मार्ट हैं। आप जरा सोचो, हमारे समाज में कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको कैसे याद करते हैं? मर गया बेचारा कितना ईमानदार था, मर गया बेचारा कितना देश का काम करता था। कभी ऐसा सुना मर गया बेचारा कितना गोरा था? कभी ऐसा सुना मर गया बेचारा कितना फेयर एंड लवली लगा था? सुना है कभी ऐसा? मरने के बाद व्यक्ति की सुंदरता याद नहीं की जाती, त्वचा का रंग भी याद नहीं किया जाता, उसके कर्म याद किए जाते, गुण याद किया जाता। तो गुण कर्म को अच्छा बनाओ, स्वभाव अच्छे बनाओ, तो आप बहुत स्मार्ट। ये क्रीम पाउडर लिपस्टिक से कुछ होने वाला नहीं। और मेरा आपसे एक बहुत विनम्र निवेदन है कि जब भी बीमार पड़ो तो विदेशी दवाएं कभी मत खाओ। एनासिन, नोवाल्जिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पैरामाइसिन, बेराल्गन, बूटाजोन, ऑक्सीजन, बूटाजोन, जितनी भी अंग्रेजी दवाएं हैं एलोपैथी, ये बिल्कुल मत खाओ, गलती से भी मत खाओ। फिर आप बोलोगे तो क्या करें, बीमार पड़ गए तो मर जाए क्या, दवा नहीं खाए तो? मैं आपको बता रहा हूं कि आप दवा खाओगे तो जरूर मर जाओगे। ये मैं आपको चाहो तो लिख कर दे सकता हूं स्टम्प पेपर कि आपने अगर अंग्रेजी दवाएं खाई तो जरूर मरने वाले हैं। क्योंकि अंग्रेजी दवाओं में कोई भी ऐसी दवा नहीं है जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। हर दवा के साइड इफेक्ट है। कोई दवा किडनी खराब करती है, कोई लीवर खराब करती है, कोई आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज कर देती है, कोई लंग्स को खराब कर देती है, कोई कैंसर कर देती है, कोई कुछ करती है। अंग्रेजी दवाएं एक भी अच्छी नहीं। और अंग्रेजी दवाओं को दुनिया भर में फैलाने वाले जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो भी अब उससे परेशान है और कहते हैं कि ये बहुत खतरनाक है। इसलिए अंग्रेजी दवाएं तो बिल्कुल मत खाइए। फिर आप बोलेंगे तो क्या करें, बीमार पड़ जाए तो भारतीय स्वदेशी दवाएं खाइए। आयुर्वेदिक दवाएं गांव गांव में मिलती हैं, हर जगह उपलब्ध है, उनका प्रयोग करें।
और आयुर्वेदिक दवाएं आप कहेंगे बहुत महंगी हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि आयुर्वेदिक दवाएं बाजार से मत खरीदिए, आपके घर में बहुत सारी दवाएं हैं, उनका उपयोग करें। आप कहेंगे घर में आयुर्वेदिक दवाएं कहां? आपके घर में जो रसोई चलती है ना, किचन, उसमें सब दवाएं ही दवाएं हैं। आप जिनको मसाला कहते हैं, मसाला कुछ भी नहीं है, सभी मेडिसिन है। आपको पता नहीं है कि उनका उपयोग क्या है। हमारे किचन में, हमारे रसोई में एक भी ऐसी औषधि नहीं है जो काम न करे शरीर को। मैंने एक दिन सूची बनाई तो पता चला रसोई घर में 148 औषधियां हैं जो जीवन पर्यंत आपके काम आती है। पता कर लीजिए कि वो किस काम आती है। जैसे एक बहुत अच्छी औषधि है, उसका नाम है हल्दी, टर्मरिक। हल्दी के दो स्वरूप हैं हमारे यहाँ, एक तो सूखी हुई हल्दी पाउडर फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं, और एक ताजा हल्दी आती है, उसका रस निकाल के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ताजा हल्दी का रस किसी भी कैंसर की सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। ताजा हल्दी का रस एंटी कैंसरस माना जाता है, और अमेरिका ने हल्दी पर जो पेटेंट लिया है वो इसी बात के लिए लिया है कि हल्दी से कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। आप पूछेंगे क्या है उसमें? ताजा हल्दी जो होती है, फ्रेश जो टर्मेरिक है, उसका जब रस निकालें तो उसमें कर्क्यूमिन नाम का एक केमिकल है। यही केमिकल है जो कैंसर को ठीक करने की ताकत रखता है। इसलिए हल्दी का भरपूर इस्तेमाल करिए, और आप चाहेंगे तो जीवन पर्यंत कैंसर से बचे रहेंगे अगर ताजा हल्दी का रस 1 चम्मच रोज सुबह पीते रहे तो। और पाउडर वाली हल्दी जो है, सूखी हुई हल्दी, वो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, इसकी सबसे अच्छी दवा है। कभी भी सर्दी खांसी हुई है, हल्दी पाउडर लीजिए, पानी में डालिए, उबालिए और पानी को चाय की तरह से पीजिए, सर्दी खांसी जुकाम बुखार सब ठीक होगा। हल्दी में थोड़ा शहद मिला के ले लीजिए तो टॉन्सिलाइटिस की तकलीफ हमेशा के लिए खत्म होगी। खांसी कितनी भी खराब से खराब हो, हल्दी का रस गर्म करके और थोड़ा शहद मिला के ले लीजिए, खांसी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। हल्दी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अकेली एक हल्दी 13 बीमारियों को ठीक करती है। तो रसोई में ध्यान रखिए, बहुत अच्छी औषधि है ये। कभी बीमार पड़े तो इसका उपयोग करिए। ऐसी एक बहुत अच्छी दूसरी औषधि है मेथी दाना। पीले रंग का छोटा छोटा मेथी दाना होता है। इसको रात को पानी में भिगोकर अगर इसका पानी पीना शुरू कर दें सवेरे सवेरे तो डायबिटीज ठीक होती है, अर्थराइटिस ठीक होता है, गाउट ठीक होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, 23 रोग ठीक हो जाते हैं खाली मेथी दाने के पानी से। आप में से अगर किसी को भी डायबिटीज है, आज से ही शुरू करिए। रात को 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में डालिए, सवेरे उस पानी को चाय की तरह से पीजिए और 3 महीने पी लीजिए, आपको डायबिटीज जड़ मूल से खत्म हो जाएगा। और संधि बात है, अगर जॉइंट्स पेन होता है, अर्थराइटिस है, वो भी 10-12 दिन में ठीक हो जाए। कॉन्स्टिपेशन है, पेट में कब्जियत रहती है, 8-10 दिन पानी पीजिए, ठीक हो जाए। खाली मेथी दाना 23 बीमारी ठीक करता है। ऐसे ही हमारे रसोई में एक औषधि है दालचीनी। एक दालचीनी 48 रोग ठीक कर देता है। मोटापा ज्यादा हो गया है तो दालचीनी से ठीक होता है। आदमी बहुत पतला है, वजन बढ़ाना है तो दालचीनी से बढ़ जाता है। दालचीनी से किसी भी तरह का बुखार माने फीवर खत्म होता है। दालचीनी से किसी भी तरह का टॉन्सिलाइटिस केस ठीक होता है। बिना ऑपरेशन टॉन्सिलाइटिस ठीक करना, दालचीनी बेस्ट मेडिसिन। एक दालचीनी 48 रोग में काम आती है। ऐसे ही हमारे घर में जितनी भी सब्जियां हैं, सभी सब्जियां एंटीबायोटिक है, एंटीपायरेटिक है, सभी सब्जियां। लौकी की सब्जी है जिसको दूधी बोलते हैं, अगर इसका रस रोज सवेरे 1 गिलास पिए तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट भी ठीक होता है। स्वामी रामदेव जी ने लाखों लोगों का कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट खत्म कर दिया लौकी के रस से, और चैलेंज के साथ, चुनौती के साथ। हमारे घर में बहुत मेडिसिन है, आपको बाजार से कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं। और मैं तो आपको एक बहुत अच्छी बात बता के जाता हूं जो आप याद रखें तो जीवन भर काम आएगी। आप बीमारी मत पड़िए, स्वस्थ रहिए जीवन भर। स्वस्थ रहना बहुत आसान है। बीमार पड़े, दवा खाएं, दवा खा के स्वस्थ हो, वो कोई अच्छी बात नहीं है। आप बीमारी ना पड़े, स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के 3-4 सूत्र हैं जो बहुत ही सरल हैं। भारत में आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र दुनिया का सबसे अद्भुत है जो स्वस्थ रहने के तरीके बताता है। बाकी जितने भी चिकित्सा शास्त्र हैं, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, वो सब कहते हैं कि पहले बीमार पड़ो फिर हमारे पास आओ, हम ठीक करेंगे। आयुर्वेद कहता है बीमारी मत पड़ो। अद्भुत है। और आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में सैकड़ों ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं। उनमें से एक मैंने बहुत पढ़ा है, उसका नाम है अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय में 2000 सूत्र हैं किसी भी व्यक्ति को निरोगी होने के लिए। उस 2000 में से 4 सूत्र मैंने निकाले हैं और उनका मेरे जीवन में 18 साल से उपयोग करता हूं। आज तक बीमार नहीं पड़ा। आप भी उपयोग करें तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। तो 4 सूत्र क्या है? बहुत सरल है। कोई भी व्यक्ति जीवन पर्यंत बिना दवा खाए जीवन चला सकता है। इसका उदाहरण मैं आपको मेरे जीवन से देता हूं। पिछले 15 साल से मैं हर साल 1 लाख किलोमीटर का प्रवास करता हूं। कभी उड़ीसा, कभी आंध्र प्रदेश, कभी तमिलनाडु, कभी केरल, कभी उत्तर प्रदेश, कभी कहीं। अलग अलग जगह का खाना खाता हूं, अलग अलग जगह का पानी पीता हूं। कोई तकलीफ नहीं है मुझे। न डायबिटीज की तकलीफ है, न ब्लड प्रेशर की, न हाइपरटेंशन, न लो, कोई तकलीफ नहीं। 15 साल तो हो गया, मैंने कोई दवा नहीं खाई आज तक, किसी डॉक्टर के पास नहीं गया। ये अगर मेरा हो सकता है तो आपका भी हो सकता है।
और अगर आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से देखें, बाबा रामदेव हैं, 10-12 साल से योग के शिविर करते हैं, आज तक उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, कोई डॉक्टर के पास नहीं गए। कैसे हो सकता है ये बहुत आसान है। आप अगर अपने जीवन की कुछ गलत आदतों को छोड़ दें तो जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे आप। वो गलत आदतें क्या हैं, अगर हम उनको छोड़ें, स्वस्थ रहें, तो स्वस्थ रहने के लिए 4-5 काम छोटे छोटे करें। सबसे पहला काम है जो आयुर्वेद का अष्टांग हृदय कहता है, शास्त्रों में कहा है, मैंने तो वहां से लेकर अपने जीवन में प्रयोग किया। वो सूत्र ये है कि भोजनांते विषमवारी, माने भोजन के अंत में पानी पीना जहर पीने के जैसा है, अर्थात भोजन के बाद पानी ना पिए। ये एक सूत्र है, आपको स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर खाना खाया है तो 1 घंटे के बाद पानी पिए, कभी भी तुरंत पानी ना पिए। क्यों? जब आप खाना खाते हैं तो पेट में जिस स्थान में खाना एकत्रित होता है उसको जठर कहते हैं, वहां पर अग्नि प्रदीप्त होती है, उसको जठराग्नि कहते हैं। जठराग्नि से ही भोजन का पाचन होता है। अब जैसे ही आपने खाना खाया, जठराग्नि प्रदीप्त हुई, अब आपने ऊपर से गट पानी पी लिया, अग्नि शांत हो गई। अग्नि शांत हो गई तो खाना नहीं बचेगा, खाना नहीं बचेगा तो सड़ेगा, और सड़ा हुआ खाना 100 से ज्यादा रोग पैदा करेगा। तो जितना आपका शरीर गर्म होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड शरीर की गर्मी है, उतना ही गर्म पानी पिए। तीसरा सूत्र है, पानी कभी भी पिए तो सिप करके पिए। जैसे चाय पीते हैं, गर्म दूध पीते हैं, सिप कर करके, एक साथ गटगट पानी ना पिए। थोड़ा सिप लिया, फिर थोड़ी देर बाद, फिर थोड़ी देर बाद, हमेशा सिप करके पानी पिए। तो इसका कारण क्या है? मुंह में जो स्लाइवा है, लार बनती है, वो ज्यादा अंदर जाती है सिप करके पानी पीने से, और स्लाइवा है, लार है, वही वात पित्त कफ को संतुलित रखता है। तो निरोगी होना बहुत आसान है। और चौथा और आखिरी नियम है जो मैंने अपनाया है, वैसे तो 2000 नियम है, वो है कि सवेरे ही सवेरे सोकर उठें तो सबसे पहले पानी पिए। मुंह साफ करने से पहले भी पानी पिए, कम से कम 3 गिलास, और उसके बाद टॉयलेट में जाएं। तो ये 4 नियम है। सबसे पहला नियम, भोजन के बाद पानी ना पिए, 1 घंटे के बाद पिए। दूसरा नियम, पानी हमेशा हल्का गर्म करके पिए। तीसरा नियम, पानी सिप करके पिए, बार बार जब भी छोड़ा थोड़ा थोड़ा। और चौथा, भोजन सवेरे सवेरे सोकर उठें तो बिना मुंह धोए सबसे पहले पानी पिए। ये 4 नियम का पालन आप करें तो जीवन में रोग आएगा ही नहीं, आप निरोगी रहेंगे, दवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टरों के पास जाना नहीं पड़ेगा। ये 4 सूत्र का पालन मैं कर रहा हूं और मैं 15 साल से निरोगी हूं। यही 4 सूत्र का पालन स्वामी रामदेव भी करते हैं, इसलिए उनको कोई रोग नहीं है। और वो चैलेंज से कहते हैं कि कोई डॉक्टर आके मुझे एग्जामिन करे और बता के दिखाए कि मुझे, फिर आप क्यों नहीं हो सकते? आप अपनी आदतें बदल दीजिए, आप निरोगी हो जाएंगे, दवा खाने के चक्कर में ही फंसने की जरूरत है। और एक छोटी सी आखिरी बात और बोलता हूं कि जो गलती से कभी आप रोगी हो जाए, कोई गंभीर रोग आपको आ जाए, तो भी दवा के लिए अंग्रेजी दुकानों पर जाने की जरूरत नहीं, एलोपैथी खाने की जरूरत नहीं। आपके हर गांव में एक बहुत अच्छी दवा उपलब्ध है, टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, जिसकी कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं। वो दवा है गाय का मूत्र, गोमूत्र। आपको शायद मालूम है या नहीं, अमेरिका की सरकार ने गोमूत्र को भी पेटेंट कराया है, क्योंकि गाय के मूत्र से 100 से ज्यादा बीमारियों का इलाज होता है। और वो गाय का मूत्र भारत के गांव गांव में उपलब्ध है। आपको कभी कोई बीमारी आ गई, जैसे डायबिटीज हो गई, अर्थराइटिस हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रोंकियल निमोनिया हो गया, अस्थमा आ गया, इन सब बीमारियों में 25 मिलीग्राम गाय का मूत्र सवेरे सवेरे खाली पेट पिए, बस इतना ही करना है। 3 महीने में ये सब बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। सावधानी इसमें इतनी ही रखनी है कि जिस गाय का मूत्र पीना है वो गाय स्वदेशी होनी चाहिए, देशी गाय। विदेशी गाय का मूत्र नहीं पी लेना, नहीं तो उल्टा परिणाम आएगा। विदेशी गाय माने जर्सी, होलिस्टियन, फ्रीजियन, ये जो विदेशी गाय है इसका मूत्र नहीं पीना, जब भी पीना देशी गाय का। हाँ, उड़ीसा की जो देशी नस्ल की गाय है, छत्तीसगढ़ की देशी नस्ल की गाय है, हरियाणा की, पंजाब की, राजस्थान की, बहुत सारी देशी नस्ल की गाय है, उनका मूत्र लेना। अभी देशी विदेशी गाय की पहचान कैसे होती है? गाय के शरीर में एक कंधा होता है, पीठ पर। तो जिस गाय को कंधा बहुत ऊंचा है वो देशी गाय है, और जिसको वो कंधा नहीं है वो विदेशी गाय है। तो पहचान बहुत आसान। फिर कुछ लोग कहते हैं गाय का मूत्र लेंगे कैसे, इकट्ठा कैसे करें? देशी गाय जब भी मूत्र देती है ना तो उसका टाइम फिक्स है, हाँ, घड़ी मिला के आप देख सकते हैं। कभी भी देशी गाय के बच्चे को दूध पीने के लिए आप छोड़ो तो तुरंत मूत्र देती है, उसी समय डब्बा भर लो। और गाय कभी पैसा मांगती नहीं मूत्र देने के लिए, अब डब्बा भर लिया, बोतल में रख लो। और गाय का मूत्र कभी खराब नहीं होता, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं। तो टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, एक्सपायरी डेट कुछ भी नहीं, और साइड इफेक्ट कुछ नहीं। तो गाय का मूत्र पियो कोई भी बीमारी में, डायबिटीज है, अर्थराइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकियल निमोनिया है, अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, कोई भी बीमारी का नाम लो, आप गोमूत्र पियो।
और बीमारी शरीर के बाहर के हिस्से में है तो इस्तेमाल करो बाहर से। जैसे आंख में कोई बीमारी है, मोतियाबिंद आ गया, ऑपरेशन नहीं करना चाहते, गाय का मूत्र एक एक बूंद आंख में डालो, महीने डेढ़ महीने में मोतियाबिंद निकल जाएगा। ग्लूकोमा हो गया, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, गाय का मूत्र डालना शुरू करो, 20-25 दिन में बहुत अच्छा दिखने लगे। रेटिनल डिटैचमेंट हो गया है, गाय का मूत्र डालो, रेटिना ठीक हो जाता है। आंख की कोई बीमारी है, गोमूत्र उसमें डालो। कान की कोई बीमारी है, गोमूत्र अंदर डालो। शरीर पर घाव हो गया है, भर नहीं रहा है, तो गोमूत्र डालो। बाहर से भी गोमूत्र उपयोग होता है, अंदर से भी होता है। और गोमूत्र चरक संहिता में सबसे अच्छी औषधि है। 3500 साल पहले चरक ऋषि ने कहा कि गोमूत्र सर्वोत्तम औषधि है, और आज वो सिद्ध है कि गोमूत्र सच में सर्वोत्तम औषधि है। इसलिए गाय को मूत्र के लिए पालो। दूध मिले तो बोनस है, असली तो मूत्र है उसका। हाँ, बहुत सारे किसान क्या करते हैं, जब तक गाय दूध देती है तब तक रखते हैं, फिर बेच देते हैं। क्यों बेच देते हैं? कहते हैं मूत्र दे रही है, अब तो दूध नहीं दे रही। हाँ, मूर्खों को मालूम नहीं है कि मूत्र दूध से ज्यादा कीमती है। क्योंकि गाय के मूत्र से अगर आप दवा बनाओ तो साल में लाख रुपए की दवा बनती है, और बाजार में आप उसे आसानी से बेच सकते हैं। एक गाय जो बिल्कुल दूध न दे वो साल में लाख रुपए की इनकम देती है। इसलिए गाय को पालते हो तो मूत्र के लिए पालो, दूध मिले तो बोनस। हाँ, असली मूत्र है। और मूत्र का उपयोग भरपूर तरीके से दवाओं के लिए आप करो। आंख की दवा, कान की दवा, शरीर के बाहर के हिस्से में खाज हो गई, खुजली हो गई, एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया, गोमूत्र से मालिश कर दो, सब ठीक हो जाता है। और अगर आप खेती करते हैं और किसान हैं तो गाय का मूत्र और गाय का गोबर मिलाकर गुड़ के साथ अगर खेत में डालना शुरू करो तो यूरिया डीएपी की भी जरूरत नहीं पड़ती। बिना यूरिया बिना डीएपी भरपूर फसल ले सकते हैं। गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गुड़ और उड़द की दाल का आटा, ये चारों चीजों को मिलाओ और खेत में डालो। 1 एकड़ खेत है तो 10 किलो गोबर, 10 लीटर मूत्र, 1 किलो गुड़ और 1 किलो आटा, ये चारों चीजों को मिलाओ, 20 दिन रखो, फिर 100 लीटर पानी मिलाकर खेत में स्प्रे कर दो। बिना यूरिया डाले आपको भरपूर फसल मिलेगी और अद्भुत खेती होती है इससे। यूरिया डीएपी के हजारों करोड़ रुपए के खर्चे इससे कम हो सकते हैं। तो गाय का गोबर बहुत कीमती है, मूत्र बहुत कीमती है, दूध तो कीमती है ही, गोबर और मूत्र भी कीमती है। इसलिए गाय पालो तो गोबर मूत्र मिलेगा, दूध भी मिलेगा और पुण्य मिलेगा। क्योंकि गाय के बारे में कहा जाता है उसमें 33 करोड़ देवता रहते हैं, तो उसकी सेवा किया तो मैंने सभी देवताओं की सेवा हुआ, तो ये लोग सुधरेगा, पर लोग भी सुधरेगा। हाँ, मैं तो सबको बोलता हूँ स्कूटर बेचो, गाय खरीदो, मोटरसाइकिल बेचो, गाय खरीदो। क्योंकि ये स्कूटर मोटरसाइकिल में डीजल पेट्रोल डालते हो, धुआं निकालता है, और वो धुएं से ट्यूबरकुलोसिस होती है, अस्थमा होता है। गाय को घास चारा खिलाओ तो मूत्र निकालती है, मूत्र से दवाएं बनती है, गोबर निकालती है, उससे खेत की खाद बनती है। तो डीजल पेट्रोल जलाने वाली मशीनों से अच्छा गाय रख लो। और गाय की संख्या अगर बढ़ाई हमने तो इस देश में सच में बहुत समृद्धि आएगी। क्योंकि मैंने काफी हिसाब निकाला है, एक गाय दूध न दे तो लाख रुपए साल की इनकम देती है, दूध दे तो 1.5 लाख रुपए साल की इनकम देती है। 20 साल तक स्वदेशी गाय जिंदा रहती है, लगभग 35 लाख रुपए इनकम देके जाती है, और पूरे जिंदगी में मुश्किल से 1.5-2 लाख रुपए का चारा खाती है और 35 लाख की इनकम देती है। अगर हमारे देश में हर किसान के पास एक गाय और 5 एकड़ खेत हो तो कोई भी किसान श्रीमंत हो सकता है। ये आप समझ लो और दूसरों को समझा दो। तो ये छोटी छोटी बातें जो मैंने आपसे कही, इनका आप जीवन में पालन करो और दूसरों को पालन करने के लिए प्रेरित करो। तो परिणाम क्या होगा? विदेशी कंपनियों की दवाएं नहीं बिकेंगी, 35,000 करोड़ रुपए देश का बचेगा। विदेशी कंपनियों के कॉस्मेटिक्स नहीं बिकेंगे, 14-15 हजार करोड़ वहां बचेगा। विदेशी कंपनियों के साबुन नहीं बिकेगा, मंजन नहीं बिकेगा, हजारों करोड़ रुपए। और मैंने पूरा हिसाब लगाया कि किसान अगर विदेशी खाद खरीदना बंद कर दें, विदेशी दवाएं खरीदना हम बंद कर दें, विदेशी सामान खरीदना बंद कर दें, तो साल में 1,72,000 करोड़ रुपए बचेगा देश का, और 10 साल में ये देश सोने की चिड़िया बनेगा। तो ये अभियान हम चलाएं तो देश को समृद्धशाली बना सकते हैं। ये ताकत हमारे पास है, सरकार के पास नहीं है। इसलिए मैं आपके पास ये कहने आया। अगर सरकार में ये ताकत होती तो मैं आपके पास कभी नहीं आता, मैं खुद भी सरकार में चला जाता। हाँ, मेरी कम से कम इतनी कैपेसिटी तो है कि मैं सरकार में जा सकूं। लेकिन मैं जानता हूं कि सरकारें कुछ नहीं कर सकती इस देश में। जो कुछ हो सकता है वो आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं। तो आप ये करें और हम करें, हम मिलकर करें। और ये होगा कैसे? अपने जीवन में एक सूत्र बनाएं, और वो सूत्र है बी इंडियन बाय इंडियन। भारतीय बने और भारतीय वस्तुओं का उपयोग करें। भारतीय बने तो इसमें 4 बातें आवश्यक हैं। कोई भी व्यक्ति को हम जब कहें कि आप भारतीय बनो तो क्या क्या आधार हैं भारतीय होने के? 4 आधार होते हैं जिससे हम भारतीय होंगे। पहला आधार भारतीय भाषा उपयोग करें, दूसरा आधार भारतीय भूषा उपयोग करें, भूषा माने वस्त्र, तीसरा आधार भारतीय भोजन करें, और चौथा आधार भारतीय भेषज औषधियों का उपयोग करें। ये 4 चीजें आप करेंगे तो भारतीय बनेंगे। और अंत में भारतीय वस्तुओं का उपयोग करें जो जीवन के लिए आवश्यक है। भारतीय भाषा का अर्थ है आपकी भाषा उड़िया है तो उड़िया प्रयोग करें, किसी की तेलुगु है तेलुगु, तमिल है तमिल, कन्नड़ है कन्नड़, मलयालम मलयालम, संस्कृत है संस्कृत, भारतीय भाषा प्रयोग करें, अंग्रेजी के चक्कर में ना फंसे।
अंग्रेजी दुनिया की सबसे खराब भाषा है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने सेक्रेटरी जनरल यूएन, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को एक पत्र भेजा अंग्रेजी में, उन्होंने उत्तर नहीं दिया। किसी ने मुझे बताया कि वो अंग्रेजी में उत्तर नहीं देते हैं, तुम फ्रेंच में भेजो, तो मैंने फ्रेंच में भेजा, थोड़ी मैं फ्रेंच जानता हूं, उनका उत्तर आया। फिर मैंने उनको प्रश्न पूछा, आप अंग्रेजी में कामकाज क्यों नहीं करते? संयुक्त राष्ट्र महासभा का सारा कामकाज फ्रेंच में होता है, अंग्रेजी में तो ट्रांसलेशन होता है, काम फ्रेंच में होता है। मैंने पूछा आप फ्रेंच में काम क्यों करते हैं, अंग्रेजी में क्यों नहीं करते? तो उन्होंने उत्तर दिया, ये जो अंग्रेजी है ना, इंग्लिश इज द मोस्ट रिडिकुलस एंड इडियोटिक लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा मूर्खता की और पागलपन की भाषा है तो अंग्रेजी। मैंने पूछा वो कैसे? तो उन्होंने कहा कि इसमें जो बोलते हैं वो लिखते नहीं, जो लिखते हैं वो बोलते हैं। सबसे बड़ी अवैज्ञानिकता किसी भाषा की है वो ये कि लिखना बोलना दोनों अलग अलग है। जैसे एक अंग्रेजी शब्द है सुनामी, तो बोलते हैं सुनामी, लिखते क्या है? TSUNAMI, तो बोलना चाहिए टी सुनामी, टी सुनामी, टी सुनामी, टी सुनामी। कहते हो जी टी साइलेंट है तो क्यों लगा दिया, हटा दो वहां से अगर साइलेंट है तो। अंग्रेजी का एक शब्द है किचन, स्पेलिंग क्या है? KITCHEN, तो किटचेन, किटचेन, किटचेन होना चाहिए। वो कहते नहीं टी साइलेंट है तो क्यों घुसाया, हटा दो उसको बाहर। है मूर्खता कि नहीं? लिखा हुआ है शब्द, बोलते नहीं, जब बोलना नहीं तो लिखते क्यों, हटा दो उसको। ये साइलेंट करने का क्या मूर्खता है? और कितनी पागलपन की भाषा है। PUT पुट, तो ब्यूटी पुट, अगर ब्यूटी बट तो PUT पट। कुछ उसका वैज्ञानिक आधार है। और अंग्रेजी इतनी दरिद्र भाषा है, शब्दों की संख्या नहीं है, शब्द बहुत कम है। अंग्रेजी भाषा में जितने भी रिश्तेदार हैं ना, सब अंकल है। काका, मामा, मौसा, फूफा, मामा का मामा, मौसा का मौसा, फूफा का, सब अंकल अंकल अंकल। उड़िया में हो सकते हैं काका मामा एक होते हैं, मौसा फूफा एक होते हैं, करके दिखा दो जरा। अंग्रेजी में सब अंकल ही अंकल और सब आंटी ही आंटी। मेरी आंटी के अलावा कोई रिश्ता ही नहीं है उनसे। और कुछ रिश्ते तो इतने खतरनाक है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, माने रिश्ता भी बाई लॉ, कानून से है, भावना से कुछ नहीं है। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, क्या मूर्ख लोगों की भाषा। और अंग्रेजी की मूर्खता आप कल्पना नहीं कर सकते, उतनी है। शब्द जो है ना अंग्रेजी के इतने खतरनाक है, हमें मालूम ही नहीं है उनका मतलब क्या, हम तो इस्तेमाल करते रहते हैं। कई बार मैं जो पढ़े लिखे इडियट लोग होते हैं ना, उनके घरों में जाता हूँ तो अंग्रेजी में बोलते हो, राजीव दीक्षित शी इज माई मिसेज। मैं कहता हूँ रियली शी इज योर मिसेज? तो वो पूछते आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं रियली? मैं कहता हूँ मिसेज का मतलब समझते? मिसेज का मतलब है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी महिला जिसके साथ आप रात बिस्तर में रह सकें, वो मिसेज होती है। माने वो वैश्या भी मिसेज होती है, कॉल गर्ल भी मिसेज होती है, धर्म पत्नी मिसेज नहीं होती। धर्म पत्नी को छोड़कर सब महिलाएं मिसेज होती। तो कोई कहता शी इज माई मिसेज, तो मैं पूछता हूँ रियली? तब वो बौखलाता है कि क्या बात है। मैं कहता हूं पहले भाई समझ लो फिर इस्तेमाल करो, नहीं तो करो मत। ऐसे मिस्टर है ना, मिस्टर, मिस्टर का मतलब है पति को छोड़कर कोई भी पुरुष जिसके साथ आप रात बिताए वो मिस्टर होता है। और मिस तो सबसे खतरनाक है। मिस का मतलब है एक ऐसी लड़की जो कभी शादी ना करे और जीवन पर्यंत वेश्यावृत्ति का व्यवसाय करे, वो मिस होती है। हमें मालूम नहीं है अंग्रेजी शब्दों के अर्थ क्या है वास्तव में और उनका इतिहास क्या है। हर शब्द का अपना इतिहास है, उसके पीछे गहरा अर्थ है। जब तक जानते नहीं तो उसको इस्तेमाल मत करिए, नहीं तो तकलीफ होने वाली है। और कभी कभी घरों में मैं जाता हूं, इतना मुझे दुख होता है। पिताजी का नाम रामदयाल, माताजी का नाम गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। अब ये रामदयाल गायत्री देवी का टिंकू कहां से आ गया? अभी टिंकू का मतलब होता है आवारा लड़का, जो बाप की ना सुने मां की ना सुने, उसको टिंकू कहते हैं। और हम हमारे बेचारे अच्छे खासे लड़के को टिंकू टिंकू बोल बोल के आवारा बना देते। ऐसे नाम मत रखिए, टिंकू पिंकू डॉली बबली ट्विंकल पिंकल डम्पल। अच्छे नाम रखिए, संस्कृत में, हिंदी में, उड़िया। और बच्चों को फालतू की कविताएं मत सिखाइए अंग्रेजी की, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल बेबी वांट्स टू प्ले। आप सोचो इसका मतलब क्या, रेन रेन गो अवे, बारिश तुम चली जाओ कभी मत आओ। और सोचो कि भगवान ने सुन लिया तो क्या होगा, बारिश ही नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा, सब भी भूखे मर जाएंगे, आप भी मरोगे मैं भी मर जाऊंगा। ये फालतू अंग्रेजियत में मत जाओ, उसमें रखा है।
तो ये अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ज्यादा मत करो, उड़िया अच्छा है। उड़िया भाषा में अंग्रेजी से ज्यादा शब्द हैं, आप चाहो तो हिसाब जोड़ लो। अंग्रेजी में एक शब्द है वाटर, वो एक ही शब्द है, वाटर का दूसरा कोई सिनोनिम नहीं है, लेकिन उड़िया में उसके 12-13 शब्द हैं। जल है, वारी है, और जल और वारी के 13 और शब्द हैं, और अलग अलग जगह से आए हुए जल के लिए अलग अलग शब्द है। अंग्रेजी में सिर्फ एक ही है, वाटर। सूर्य के उड़िया भाषा में कम से कम 23-24 शब्द हैं, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, मार्तंड, और अंग्रेजी में सिर्फ एक है, सन, दूसरा नहीं है। चंद्रमा के 14-15 शब्द हैं उड़िया में, अंग्रेजी में सिर्फ एक है, मून। उड़िया भाषा में अंग्रेजी से ज्यादा शब्द, जो भाषा में शब्दों की संख्या ज्यादा होती है वो भाषा अच्छी होती है, इसलिए उड़िया भाषा आपकी मातृभाषा है, उसका प्रयोग ज्यादा करें। दूसरा अगर करना है तो राष्ट्रभाषा का प्रयोग, तो भाषा अपनी रखें, भूषा भी अपनी रखें, माने पहनावा। आपकी भूषा वैसी हो जो भारत की है। अभी ये टाई लगाना, सूट पहनना, ये तो सब अंग्रेजों की भूषा है। और टाई तो इंग्लैंड में इसलिए लगाते हैं कि वहां की एक बड़ी समस्या है। इंग्लैंड में क्या है, भयंकर ठंडी होती है, साल में 9 महीने सूर्य का प्रकाश नहीं निकलता, तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होता है, तो ठंडी हवाएं चलती हैं, सर्दी जुकाम बहुत होता है, तो नाक निकलती रहती है, तो वो बेचारे जेब से रुमाल निकाल निकाल के पोंछ के रखते रहते हैं। फिर एक बार उन्होंने सोचा बार बार निकालना, रखना, रखना, निकालना, एक टाई बांध लो, तो जब भी जरूरत पड़े पोंछ के लटका दो, इसके लिए टाई आ रहा है। हमारे यहाँ टाई की जरूरत नहीं, इसलिए फालतू में टाई वाई ना लगाएं। और भारत में इतनी गर्मी पड़ती है, 48 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, वहां टाइट टाई लगा के गर्दन भी ना हिला सकें, अंदर पसीना पसीना होता है, ये मूर्खता है। इसलिए विदेशी भूषा ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। मैंने तो कभी कभी देखा है पढ़े लिखे लोग कितने मूर्ख होते हैं, शादी करते हैं तो टाई और सूट पहन के घोड़े पे चढ़ते बैठ जाते हैं। क्या मूर्ख लोग हैं, घोड़े पे चढ़ने के लिए ड्रेस नहीं है, टाई और सूट। और कहते हैं आज हमें ये पहन लेने दो, माने आज ही सुपर इडियट बनने दो क्योंकि शादी है आज हमारी। ये मूर्खों की दुनिया पता नहीं कहां से आ गई है। इसलिए ये विदेशी भूषा ज्यादा उपयोग मत करो, विदेशी भाषा भी अच्छी नहीं है। विदेशी भोजन तो कभी नहीं करना, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन, ये सब विदेशी भोजन है। इसके स्थान पर अपना स्वदेशी भोजन करना। और विदेशी भेषज, औषधि विदेशी नहीं लेना, जितना भी हो आयुर्वेद की लेना। तो भाषा स्वदेशी, भूषा स्वदेशी, भोजन स्वदेशी, भेषज, और अंत में बने तो भजन स्वदेशी। भजन से मतलब संगीत, भारतीय संगीत हो तो अच्छा, साहित्य हो तो भारतीय, भाषा हो तो भारतीय, भूषा हो तो भारतीय, भोजन हो तो भारतीय, वस्तुएं हो तो भारतीय। अगर अपने जीवन में इतना ही सूत्र आपने लागू किया कि भारतीय बने और भारतीय वस्तुओं का ही प्रयोग करें, तो भारत की ये सब समस्याओं का समाधान होता है और भारत बहुत जल्दी सुखी, समृद्धशाली, स्वावलंबी देश बनता है, स्वाभिमानी देश बनता है। ये भारत देश को ऐसा बनाना, इसके लिए प्रयास करना, इसी में मैं लगा हुआ हूं। आप भी इसमें लगे, हम सब मिलकर देश को स्वावलंबी बनाएं, समृद्धशाली बनाएं। इसी अपेक्षा के साथ आपका बहुत आभार, धन्यवाद। और जो कुछ मैंने कहा वो आप दूसरों को कहें। और इस विषय पर ज्यादा कुछ जानना हो, सुनना हो, तो मैंने कुछ ऑडियो सीडी बनाई है, वीडियो सीडी बनाई है। ऑडियो सीडी 40 घंटे की है, वीडियो सीडी 6-7 घंटे की है। वो यहाँ कोने में एक भाई है, उसके पास है, आप चाहें तो लें। इस किसी भी सीडी पर मेरा कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का कंप्लीट राइट है। आप सीडी की हजारों कॉपियां बनाएं, गांव गांव बांटें, मुझे खुशी होगी और मुझे उम्मीद है कि जल्दी से